नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल @KBS ज्ञान पर, जिसमें आप रोज़ाना देखते हैं फिजिक्स से संबंधित 15 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज। तो आज की टेस्ट सीरीज शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलो शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज़ का पहला प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, आपस में जुड़ी हुई दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है जबकि वे, पहला ऑप्शन है समान आवेश पर हो, दूसरा ऑप्शन है समान धारिता पर हो, तीसरा ऑप्शन है समान विभव पर हो और चौथा ऑप्शन है समान प्रतिरोध पर हो। आपको बताना है सही आंसर क्या है। देखिए, प्रश्न में पूछा गया है कि दो आवेशित वस्तुएं हमारे पास हैं, तो इनके मध्य धारा का चालन कब नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो देखिए, इसका आंसर है समान विभव पर हो। जब दोनों वस्तुओं का पोटेंशियल लेवल यानी कि विभव क्या होगा, समान होगा, तब इन दोनों वस्तुओं के बीच आवेश का आदान प्रदान रुक जाएगा। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि दो वस्तुएं अगर हमारे पास समान रूप से गर्म है तो उन दोनों के मध्य भी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। वैसे ही आवेशों का भी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न मात्रकों में कौन से युग्म के मात्रक समान नहीं है। चार ऑप्शन है, जिनमें पहला है कार्य व ऊर्जा, दूसरा है भार व बल, तीसरा है वेग व चाल और चौथा है बल व दाब। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, यानी बल और दाब, इन दोनों का जो मात्रक है वो अलग अलग है। देखिए, कार्य और ऊर्जा एक ही बात है। हमने बात की थी कि जो किया गया कार्य वो किसके रूप में संचित होता है, ऊर्जा के रूप में। ठीक। दूसरा है भार व बल। देखो, भार होता है W और W को हम लिखते हैं mg से, और बल होता है F को क्या लिखते हैं m×a। तो m और g गुरुत्वीय त्वरण है, m और a तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तीसरा है वेग और चाल। देखो, वेग हमारी सदिश राशि और चाल हमारी अदिश राशि है, लेकिन मात्रक दोनों के एक समान होते हैं। तो यहाँ डिफरेंट कौन हुआ, डी, बल व दाब। देखो कैसे डिफरेंट हुआ। देखो, बल को लिखते हैं हम F बराबर ma और दाब को हम लिखते हैं P बराबर F/A यानी एरिया। तो यहाँ से देखिए, बल का मात्रक तो आ जाएगा न्यूटन और दाब का मात्रक आएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। पहला ऑप्शन है एक्स किरणों के उत्पादन में, दूसरा ऑप्शन है नाभिकीय संलयन में, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन उत्पादन में और चौथा ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। तो नाभिकीय विखंडन की जब अभिक्रिया होती है, यानी कि जब कोई भारी नाभिक छोटे छोटे हल्के नाभिकों में टूटता है, तो इस प्रक्रिया के प्रचालन में किसका प्रयोग किया जाता है, परमाणु पायल का। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। घोड़ा यदि अचानक चलना शुरू कर दे तो घोड़े पर सवार व्यक्ति के गिरने की आशंका रहती है। इसका क्या कारण है। पहला ऑप्शन है जड़त्वागुण, दूसरा ऑप्शन है गति का तीसरा नियम, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और चौथा ऑप्शन है विश्राम जड़त्व के कारण। सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विश्राम जड़त्व के कारण। देखो कैसे, जब घोड़ा चलना शुरू करता है तो घोड़ा तो चलना शुरू कर देता है, लेकिन इस पर जो सवार व्यक्ति होता है वो स्थिर अवस्था में रहता है। ठीक है। तो चूंकि ये स्थिर अवस्था में है और घोड़ा क्या है, चल रहा है, तो जो व्यक्ति होता है उसको क्या होता है, एक झटका लगता है और इस झटके के कारण उसके गिरने की आशंका भी रहती है। तो यहाँ पे कौन सा जड़त्व आएगा, विश्राम का जड़त्व, क्योंकि हमारा जो व्यक्ति है वो कौन सी अवस्था में है, विश्राम अवस्था में है। क्योंकि अगर व्यक्ति का शरीर भी गतिशील होता घोड़े की गति के साथ तो झटका नहीं लगता, लेकिन घोड़ा तो चल रहा है और व्यक्ति क्या है, स्थिर है, इसलिए वो किसका महसूस करता है, झटके का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5।
वातावरण में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं के लिए कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती? पहला है त्वरण, दूसरा है वेग, तीसरा है बल और चौथा है चाल। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए त्वरण। कैसे याद रखोगे? यदि दो वस्तुएं ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही हैं तो उन पे एक समान रूप से क्या कार्य कर रहा है? जी। और जी क्या है? हमारा गुरुत्वीय त्वरण। तो इसलिए ऊपर से गिरती हुई वस्तुओं पर एक समान रूप से क्या लगता है? हमारा गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ आंसर होगा हमारा त्वरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा है 2 और चौथा है 3। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, ठीक है। तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? 1 प्रोटॉन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे आप। निम्न में से ब्रिटिश पद्धति है? पहली है FPS, दूसरी है CGS, तीसरी है MKS और चौथी है SI। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए जो पहली पद्धति है हमारी कौन सी? FPS यानी कि फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड सेकंड ये कहलाती है हमारी ब्रिटिश पद्धति। इसमें दूरी को तो हम किस में नापते हैं? फुट में। और जो द्रव्यमान होता है उसको किस में नापते हैं? पाउंड में। और एस क्या है? हमारा समय, यानी कि समय को किस में नापेंगे? सेकंड में। तो इस तरह से ये पद्धति हमारी क्या कहलाई? ब्रिटिश पद्धति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। आकाशीय पिंडों के अध्ययन भौतिक विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पहला है एस्ट्रोफिजिक्स, दूसरा है एरोनॉटिक्स, तीसरा है एस्ट्रोलॉजी। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। इसको कहते हैं हम खगोल विज्ञान। एस्ट्रोफिजिक्स को क्या कहते हैं? खगोल विज्ञान भी कहते हैं या फिर स्पेस भौतिकी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। मानव शरीर का वजन अधिकतम कहाँ पर होता है? ये अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न ही एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। पहला ऑप्शन है ध्रुवों पर, दूसरा है भूमध्य रेखा पर, तीसरा है पहाड़ियों पर और चौथा है पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान। आंसर बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ध्रुवों पर। याद कैसे रखोगे? पहले हमने क्विज में देखा था कि जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? पोल पर, यानी कि ध्रुवों पर। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जहाँ पर अधिक होगा वहीं पर मनुष्य का वजन अधिक होगा, क्योंकि वजन को W बराबर किससे लिखते हैं हम? mg से। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ध्रुवों पर। और यदि आपसे न्यूनतम पूछा जाए तो न्यूनतम कहाँ पर होगा? भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? अब ये वाला प्रश्न हम कई टेस्ट सीरीज में देख रहे हैं, लेकिन सब में अलग अलग तरीके से इसको पूछा जा रहा है। तो यही पैटर्न रहता है एग्जाम्स में भी। आपको क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ होगा लेकिन उसको थोड़े घुमा के पूछा जाएगा। पहला ऑप्शन है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा है 78 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट और चौथा है 89 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन में 310 केल्विन होता है। तो इस तरह से तीनों टेम्परेचर है मनुष्य के शरीर के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? पहला ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस से कम, दूसरा है 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, तीसरा है 100 डिग्री सेल्सियस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस से कम, यानी कि पानी का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री से कम रहता है तभी पानी उबलने लग जाता है। इसलिए पहाड़ों पर पानी का जो क्वथनांक है वो क्या होता है? कम होता है, क्योंकि ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है ये क्या है? हमारा पानी का क्वथनांक है। तो ध्यान रखना है पहाड़ों पर पानी का क्वथनांक कम रहता है, यानी कि पानी हमारा कम ताप पर ही उबल जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। तांबे का प्रयोग विद्युत चालन के लिए बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, क्यों? पहला ऑप्शन है इसका गलनांक अधिक होता है, दूसरा है यह सस्ता होता है, तीसरा है इसकी विद्युत प्रतिरोधकता कम होती है और चौथा है ये आसानी से मिल जाता है।
आपको बताना है सही आंसर क्या है। सही आंसर है ऑप्शन सी, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता कम होती है, इसलिए इसको किस में उपयोग लेते हैं, विद्युत चालन के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पर आधारित है। अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, याद रखेंगे आप। पहला ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, दूसरा है संवेग संरक्षण, तीसरा है द्रव्यमान संरक्षण और चौथा है ताप संरक्षण। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण। यानी कि ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इंद्रधनुष बनने का कारण है। जो बरसात के दिनों में इंद्रधनुष बनता है उसका बनने का कारण क्या है। पहला ऑप्शन है अपवर्तन, दूसरा है अपवर्तन परावर्तन दोनों, तीसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और चौथा है परावर्तन। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है अपवर्तन व परावर्तन दोनों। यानी कि इंद्रधनुष एक ऐसी घटना है जिसमें अपवर्तन और परावर्तन दोनों घटनाएं शामिल होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 और आज की क्विज का लास्ट प्रश्न। पानी में हवा का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है। पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस, तीसरा है उत्तल दर्पण और चौथा है अवतल दर्पण। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अवतल लेंस। यानी कि जो पानी में हवा का बुलबुला होता है वो हमारा अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो इस तरह से आज की टेस्ट सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई है। आपने कितना स्कोर किया है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल फिर मिलते हैं एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।